नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आप वीडियो अच्छी तरीके से पूरा देखते हैं तो आपको व्यक्तित्व के बारे में सारी चीज़ें, जानकारी यहाँ मिल जाएंगी। और किस किस मनोवैज्ञानिक ने इसको कितने प्रकार या भागों में बांटा है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व शब्द है ग्रीक शब्द परसोना से उत्पन्न है। ठीक है, जो व्यक्तित्व शब्द है वो ग्रीक शब्द के परसोना शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के शब्द परसोना से बना है, जिसका अर्थ क्या है? मुखौटा, मास्क। मास्क हम पहनते हैं, मुखौटा यानी आवरण, परत या बहरूपियापन। ठीक है, तो व्यक्तित्व जो शब्द है वो किससे बना है? ग्रीक भाषा के परसोना से बना है, और इसका अर्थ है हिंदी में मुखौटा, मास्क, आवरण, परत या बहरूपियापन। ठीक है, व्यक्तित्व केवल मनुष्य का होता है, ना कि पशु पक्षी या जंतुओं का। तो व्यक्तित्व सिर्फ किसका होता है? मनुष्यों का, पशु पक्षी या जंतुओं का नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य में आत्मचेतना पाई जाती है। ठीक है, व्यक्तित्व सिर्फ मनुष्य का होता है। प्रारंभ में व्यक्तित्व का आधार शारीरिक बनावट, रंग, रूप आदि थे। प्रारंभ में जब व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उसको जब बांटा तो उन्होंने शारीरिक आधार पर, रंग रूप के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा कि व्यक्ति जिस तरीके से ऊपर से दिख रहा है उसी तरीके से व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया। इसके बाद व्यक्तित्व में आंतरिक गुणों को भी शामिल किया गया। इसके बाद जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया उसमें व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों को भी शामिल किया गया। वर्तमान में जो व्यक्तित्व का हम अध्ययन करते हैं उसमें बाह्य तथा आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में जिस व्यक्तित्व का हम अध्ययन करते हैं उसमें हम बाह्य और आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं। अब आलपोर्ट ने एक व्यक्तित्व के बारे में परिभाषा दी है, इसको हम देख लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अभूतपूर्व समायोजन प्रदान करता है। तो आलपोर्ट ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक, मनोदैहिक मतलब मन और दैहिक, ठीक है, गुणों का गत्यात्मक परिवर्तनशील संगठन है, जो व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अभूतपूर्व समायोजन प्रदान करता है। यहाँ से ये क्वेश्चन निकल सकता है कि ये परिभाषा किसकी है? तो आलपोर्ट की है। ठीक है, तो ये परिभाषा दी है व्यक्तित्व के संबंध में आलपोर्ट ने। चलिए आगे हम देख लेते हैं। व्यक्तित्व का जो परिभाषा है, व्यक्तित्व की जो परिभाषा दी है आलपोर्ट ने, उसमें दो शब्द आए हैं, मनोदैहिक और गत्यात्मक। मनोदैहिक का मतलब क्या है? मन और दैहिक। मन यानी आंतरिक गुण, आंतरिक यानी मानसिक, नैतिक और चारित्रिक गुण। ठीक है, दैहिक यानी बाह्य गुण, शारीरिक गुण। अब गत्यात्मक का मतलब परिवर्तनशील। ठीक है, तो आलपोर्ट ने परिभाषा की थी मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। ठीक, गत्यात्मक यानी परिवर्तनशील संगठन है। अगली परिभाषा है आइजेनिक के अनुसार। आइजेनिक ने जो परिभाषा दी है व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व व्यक्ति के विचारों का स्थिर संगठन है। यहाँ पर जो आइजेनिक ने परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के विचारों का स्थिर संगठन है। आइजेनिक के अनुसार विचारों में स्थिरता का अर्थ टिकाऊपन से है, ना कि जड़ता से। ठीक है, तो यहाँ पर जो विचारों में स्थिरता उन्होंने बताई है उसका मतलब टिकाऊपन। ठीक है, एक ही तरीका व्यवहार, एक ही तरीके का व्यवहार व्यक्ति बार बार करता है तो वह उसका व्यक्तित्व हो जाता है। ठीक है, जड़ता नहीं है यहाँ पे। अब व्यक्तित्व, चलिए आगे देख लेते हैं व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व के प्रकार, तो व्यक्तित्व के प्रकार में व्यक्तित्व को कई भागों में बांटा गया है। ये पहला हम समझ लेते हैं भारतीय मतानुसार। भारतीय मतानुसार व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन से? सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सत्वगुणी का मतलब है सामाजिक, पूर्णतः अच्छे, सत्य बोलने वाले, आशावादी, ईश्वर व धर्म में आस्था, सहिष्णु और कर्मयोगी। इस तरीके के जो गुण जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं उनको रखा गया है सत्वगुणी के। सत्वगुणी में उनको रखा गया है कि सामाजिक हो, पूर्णतः अच्छे हो, सत्य बोलने वाले, आशावादी, ईश्वर व धर्म में आस्था रखने वाले। तो ये जो इस तरीके के व्यक्तित्व जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं उनको सत्वगुणी में रखा गया है। अगला व्यक्तित्व आ जाता है रजोगुणी। रजोगुणी में अच्छे व बुरे का मिश्रण। इन व्यक्तियों में अच्छे गुण भी पाए जाते हैं, कुछ बुरे गुण भी पाए जाते हैं। तमोगुणी, तमोगुणी का मतलब यहाँ बताया गया है पूर्णतः निष्कृष्ट, बुरे, पापी, कपटी, निराशावादी और कर्मयोगी नहीं। ठीक है, कर्मयोगी
नहीं, मतलब काम नहीं करते हैं, इस तरीके के लोग। तो यहाँ पर भारतीय मतानुसार कौन कौन से प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अगला जो प्रकार है वो है यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेटीज के अनुसार। तो यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेटीज ने व्यक्तित्व को 4 प्रकार बताए। अब ये 4 प्रकार उन्होंने बताए हैं शरीर में बहने वाले तरल पदार्थ के आधार पर, ठीक है। जो यूनानी दार्शनिक थे हिप्पोक्रेटीज, उन्होंने शरीर में बहने वाले तरल पदार्थ के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए, ठीक है। भारतीय मतानुसार कितने हैं? 3, ठीक है। और जो यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेटिस, इनके मतानुसार है 4 प्रकार बताए। अब इन्होंने कौन से 4 प्रकार बताए, इनको हम देख लेते हैं। इन्होंने बताए हैं 4 प्रकार। सिग्वे वाइन, इनके अनुसार इनके अंदर रक्त की प्रधानता होती है, ये सामाजिक, चुस्त, सक्रिय, अच्छे, सहिष्णु होते हैं, ठीक है। इन्होंने तरल पदार्थ के आधार पर बांटे हैं। तो इन्होंने बताया है इनके अंदर रक्त की प्रधानता होती है, ये सामाजिक, चुस्त, सक्रिय, अच्छे, सहिष्णु होते हैं, ठीक है। अगला प्रकार इन्होंने फ्लैगमेटिक, इनमें कफ की प्रधानता होती है, ये सामाजिक तथा सुस्त, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। फ्लैगमेटिक में इन्होंने रखा है, इनमें कफ की प्रधानता होती है। अगला जो इन्होंने व्यक्तित्व का प्रकार बताया है कॉलेरिक, इसके येलो कफ की प्रधानता होती है, पीले कफ की प्रधानता होती है, क्रोधी होते हैं, असामाजिक होते हैं, क्रियाशील होते हैं, सुस्त होते हैं। यह है व्यक्तित्व के प्रकार हमारे हिप्पोक्रेटीज के अनुसार। अगला है जो इन्होंने चौथा नंबर है मेलोनो कॉलेरिक, इसमें इन्होंने बताया काले पित्त की प्रधानता होती है, ये असामाजिक होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, सुस्त, निराशावादी, पापी और कपटी होते हैं, ठीक है। इन लोगों को रखा है इन्होंने मेलोनो कॉलेरिक में। तो हिप्पोक्रेटीज ने 4 भाग बताए हैं, सिग्वे वाइन, फ्लैगमेटिक, कॉलेरिक और मेलेनो कॉलेरिक, और इन्होंने बांटा किसके? तरल पदार्थ के आधार पर। अगला प्रकार जो है वो है व्यक्तित्व को बांटा है सेल्डन ने 3 प्रकार में। सेल्डन के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, एंडोमार्फिक, मीसोमार्फिक और एप्सोमार्फिक। तो हम देख लेते हैं इनको डिटेल में। एंडोमार्फिक का मतलब है बड़े आकार एवं बड़े शरीर वाले। इन्होंने जिन बड़े आकार बड़े शरीर वाले व्यक्तियों को रखा है एंडोमार्फिक में। तो सेल्डन ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, एंडोमार्फिक, बड़े आकार वाले, बड़े शरीर वाले। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया है मेसोमार्फिक। मेसोमार्फिक में इन्होंने मध्यम आकार वाले, जो मध्यम आकार के लोग होते हैं उनको रखा है मेसोमार्फिक में। अगला जो इन्होंने तीसरा प्रकार बताया है एक्सोमार्फिक। एक्सोमार्फिक में रखे छोटे शरीर और छोटे आकार वाले, छोटे शरीर और छोटे आकार वाले व्यक्तियों को रखा है एक्सोमार्फिक में। तो सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्सोमार्फिक। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको डिटेल सारी क्लियर हो जाएगी। अगला जो प्रकार है कैस्मर ने 3 प्रकार में बांटा है। कैस्मर ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताए हैं, पिकनिक, एथलेटिक और एफ्टोसोमेटिक टाइप। अब पिकनिक में इन्होंने किन व्यक्तियों को रखा है? गोल मटोल शरीर वाले, हंसमुख स्वभाव, मिलनसार और सुस्त। इन लोगों को इस तरीके के जो शरीर के आकार वाले हैं, हंसमुख स्वभाव के हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, सुस्त व्यक्ति हैं, उनको इन्होंने रखा है पिकनिक में। इन्होंने कितने? कैस्मर ने 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो गोल मटोल शरीर वालों को और हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्तियों को रखा है पिकनिक में। अगला इन्होंने दूसरा प्रकार बताया है एथलेटिक। इसमें इन्होंने लंबे चौड़े सुडौल शरीर वाले, कामयोगी, सामाजिक और चुस्त व्यक्तियों को रखा है एथलेटिक में। ये लोग कैसे होते हैं? लंबे चौड़े सुडौल शरीर वाले, ठीक है। अगला प्रकार जो इन्होंने तीसरा बांटा है वो है लेफ्टोसोमेटिक टाइप। इसमें इन्होंने रखा है दुबले पतले कृशिकाय शरीर वाले, घोर निराशावादी, मानसिक रूप से संकीर्ण। मानसिक रूप से संकीर्ण जो व्यक्ति होते हैं उनको इन्होंने रखा है लेफ्टोसोमेटिक टाइप में। अब जो ये हमारे जो हमने अभी मनोवैज्ञानिक पढ़े हैं, हिप्पोक्रेटिस, सेल्डन व कैस्मर आदि, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? शारीरिक गुणों के आधार पर। तो शारीरिक गुणों के आधार पर होने के कारण इनको मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि शारीरिक गुणों के आधार पर हम किसी व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें आंतरिक गुणों को भी देखना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं किसने कितने प्रकार को बांटा। इन जो हिप्पोक्रेटिस, सेल्डन, कैस्मर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है किसके आधार पर किया? शारीरिक गुणों के आधार पर, तो इसको मान्यता नहीं मिली है। अगला हमारा आ जाता है
कार्ल गुस्ताव युंग, जुंग के अनुसार, युंग भी बोलते हैं इनको, जुंग भी आ जाता है कहीं कहीं लिखा, ठीक है। आपके पेपर में युंग भी आ सकता है, जुंग भी आ सकता है, मतलब इनका एक ही है, ठीक है। कार्ल गुस्ताव युंग या जुंग के अनुसार। तो इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि कार्ल गुस्ताव युंग फ्राइड के शिष्य थे। कार्ल गुस्ताव युंग जो थे वो किसके शिष्य थे? फ्राइड के शिष्य थे। यह फ्राइड के काम शक्ति सिद्धांत से सहमत नहीं थे। तो ये जो है फ्राइड के काम शक्ति सिद्धांत से सहमत नहीं थे, लेकिन इन्होंने लिबिडो को मान्यता दी। फ्राइड ने अपना एक सिद्धांत दिया काम शक्ति का सिद्धांत, उससे ये सहमत नहीं थे, लेकिन जब फ्राइड ने उसमें लिबिडो को बताया है तो लिबिडो को इन्होंने मान्यता दी, लिबिडो को इन्होंने माना है। और जीवन का आधार इन्होंने बताया है जीवन शक्ति को। जीवन का आधार किसको माना है? जीवन शक्ति को। तो कार्ल गुस्ताव युंग ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा है। अभी हम डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, पहला व्यक्तित्व है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयधर्मी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले वे लोग होते हैं कम बोलने वाले, एकांत प्रिय, कम मिलनसार, शर्मीले स्वभाव के, अधिक काम करने वाले, भाग्य में विश्वास नहीं करते व कम सामाजिक, ठीक है। तो कौन कौन से अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों को रखा कि कम बोलने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं, एकांत प्रिय, जो एकांत में रहते हो, कम मिलनसार, लोगों से मिलना जुलना उनको ज़्यादा पसंद ना हो, शर्मीले स्वभाव के, अधिक काम करने वाले, अपने काम से काम रखते हो, अपना काम करते हो, अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम देते हो, भाग्य में विश्वास नहीं करते। ये लोग क्या है? भाग्य में विश्वास नहीं करते हैं और कम सामाजिक होते, समाज से इनको मतलब थोड़ा कम होता है। तो ऐसे लोगों को जुंग ने रखा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व में। अगला व्यक्तित्व जो जुंग ने बताया है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अधिक बोलने वाले, समूह में रहने वाले, मतलब समूह के साथ रहना इनको पसंद है, मिलनसार, हंसमुख, कम काम करने वाले और सामाजिक, मतलब इनको समाज में रहना अच्छा लगता है, समाज में लोगों से अच्छी बनाकर रखते हैं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व में क्या आ गया? अधिक बोलने वाले, समूह में रहने वाले, मिलनसार, हंसमुख और कम काम करने वाले और सामाजिक। इन गुणों वाले व्यक्तियों को किसमें रखा है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व में। अगला हमारा व्यक्तित्व का जो इन्होंने प्रकार है वो उभयधर्मी व्यक्तित्व को माना है। इसमें क्या है? दुनिया में कुछ लोग ही, मतलब क्या कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ लोग ही पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होते हैं। मतलब कुछ लोग ही कैसे होते हैं कि उनमें या तो उनमें अंतर्मुखी पाया जाता है या बहिर्मुखी। ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं? मध्यवर्ती होते हैं, जिनमें अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं। तो उसको जुंग ने रखा है उभयधर्मी व्यक्तित्व में, ठीक है। तो जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयधर्मी व्यक्तित्व। चलिए आगे समझ लेते हैं और किन किन वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है। अगला है रोजमैन एवं फीडमैन के अनुसार। रोजमैन और फीडमैन, तो ये दोनों जो थे हृदय चिकित्सक थे। ये दोनों लोग हृदय चिकित्सक थे। इन्होंने हृदय रोगियों पर अनुसंधान करते हुए व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, ठीक है। रोजमैन और फीडमैन क्या थे? हृदय चिकित्सक थे। इन्होंने हृदय रोगियों पर अनुसंधान किया और उनके अनुसार व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा, टाइप ए और टाइप बी। अब इन्होंने अपने जो इलाज कर रहे थे उसी के दौरान देखा कि किस तरीके के लोग टाइप ए में आते हैं और किस तरीके के लोग टाइप बी में आते हैं। तो इन्होंने जिन लोगों को टाइप ए में रखा, उच्च रक्तचाप दर, टाइप ए में किसको रखा? उच्च रक्तचाप दर वाले, अधिक क्रियाशील, कर्मयोगी, आशावादी नहीं, हृदयघात की संभावना अधिक। इन लोगों में जो टाइप ए में रखा, इन व्यक्तियों में हृदयघात की संभावना अधिक होती है। उच्च उपलब्धि अप्रेरणा स्तर, इन लोगों में उच्च उपलब्धि अप्रेरणा स्तर होता है, ठीक है। तो उच्च रक्तचाप दर, अधिक क्रियाशील, कर्मयोगी, आशावादी नहीं, हृदयघात की संभावना अधिक और उच्च उपलब्धि अप्रेरणा स्तर, ये जो व्यक्ति गुणों पाए जाते हैं वो टाइप ए में रखा है रोजमैन और फीडमैन ने। अगला जो इन्होंने बताया है वो बताया है टाइप बी। अब टाइप बी में इन्होंने रखा है सामान्य रक्तचाप वाले, सामान्य क्रियाशील, काम करने के साथ आशावादी भी होते हैं, काम करते हैं और आशावादी भी होते हैं, हृदयघात की संभावना कम होती है और उपलब्धि अप्रेरणा स्तर सामान्य होता है। इन व्यक्तियों में उपलब्धि अप्रेरणा स्तर कैसा होता है? सामान्य होता है। तो ये है टाइप ए और टाइप बी, किसके अनुसार? रोजमैन और फीडमैन के अनुसार व्यक्तित्व को 2 प्रकार में बताया है। अगला जो प्रकार है वो है कैटिल। कैटिल ने व्यक्तित्व का आधारित शील गुण उपागम, कैटिल का व्यक्तित्व आधारित शील गुण उपागम। कैटिल ने शील गुणों को आधार मानते हुए व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। कैटिल ने
शील गुणों को आधार मानती है। इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वो किया है शील गुणों के आधार पर। तो उन्होंने शील गुणों को आधार मानते हुए व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा। पहला वेगवान, दूसरा वेगविहीन। वेगवान में इन्होंने रखा ऊर्जा की अधिकता, मतलब जिन व्यक्तियों में ऊर्जा की अधिकता हो, अधिक सक्रिय हो, अधिक काम करने वाले हों, इन व्यक्तियों को इन्होंने रखा है वेगवान में। ठीक है, ऊर्जा की अधिकता हो, अधिक सक्रिय हो, अधिक काम करने वाले हों। अगला इन्होंने है वेगविहीन, यानी वेगविहीन इनमें क्या है, ऊर्जा की कमी हो, निष्क्रिय हो व कम कार्य करने वाले, इन व्यक्तियों को इन्होंने रखा है वेगविहीन। तो कैटल ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया वो किया है शील गुणों के आधार पर और इन दो भागों में बांटा है, वेगवान और वेगविहीन। और कैटल ने शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 16 बताई है। कैटल ने कुल शील गुणों की संख्या 16 बताई है। ठीक है, अगला जो व्यक्तित्व का प्रकार है वो फ्रायड का है। फ्रायड का व्यक्तित्ववादी उपागम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट किसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब फ्रायड का व्यक्तित्ववादी उपागम, तो फ्रायड ने मनोविश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। इन्होंने क्या है, व्यक्तित्व के जो 3 प्रकार बताए हैं वो बताए हैं मनोविश्लेषण के आधार पर, मन के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उस तरीके के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार बताए। पहला सुपर ईगो यानी परम अहम। परम अहम मतलब वो लोग आते हैं जो उच्च नैतिक व्यवहार का पालन करने वाले होते हैं। परम अहम सुपर ईगो जो व्यक्ति आते हैं उसमें कौन, उच्च नैतिक व्यवहार का पालन करने वाले, जैसे सन्यासी, तपस्वी, योगी, रईस व्यक्ति, ये लोग क्या करते हैं, उच्च नैतिक व्यवहार का पालन करते हैं। मतलब हम बहुत ही अपने को अच्छा दिखाते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं और समाज में एक अपना उच्च स्थान बनाकर रखते हैं। तो ये जो व्यक्ति आ जाते हैं उनको रखा है फ्रायड ने सुपर ईगो वाले में। अगला आ जाता है ईगो, तो ईगो यानी अहम। ईगो को माना है अहम, सामान्य रूप से स्वीकृत मान्य नैतिक व्यवहार का पालन करने वाले, यानी सामान्य रूप से जो स्वीकृत है, मान्य है, नैतिक व्यवहार का पालन करने वाले लोगों को रखा है ईगो में। इसमें एग्जाम्पल में जैसे ट्रैफिक मैन जो रूल होते हैं उनको फॉलो करवाता है, ठीक है, और जो नैतिक व्यवहार होता है उस तरीके को अपनाता है, तो इन लोगों को रखा है ईगो में। अगला इन्होंने बताया है इद। इद यानी इदम, अनैतिक व्यवहार का पालन करने वाले, अनैतिक व्यवहार का पालन करने वाले लोगों को रखा है इद में। इदम अड़ियल घोड़ा, मतलब अपने अड़ियल स्वभाव के होते हैं, सही या गलत से इनको मतलब नहीं। ठीक है, तो फ्रायड ने व्यक्तित्ववादी जो उपागम है इन्होंने 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटा है, मनोविश्लेषण के आधार पर, सुपर ईगो, ईगो और इद में। ठीक है, इद, ईगो और सुपर ईगो। अब यहाँ पर जब ईगो इद पर हावी होता है, इनमें हम इन इद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जब ईगो पर इद हावी होता है, ईगो पर जब इद हावी होता है तो व्यक्ति अपनी शारीरिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मनमाने ढंग से बलपूर्वक करता है। ठीक है, तो ईगो मतलब अहम होता है और सामान्य रूप से स्वीकृत काम करता है, लेकिन जब उस पर इद हावी हो जाता है, इद यानी अनैतिक व्यवहार करने वाला, तो अपने जो शारीरिक भौतिक आवश्यकता उनको मनमाने ढंग से बलपूर्वक करता है, उसमें उसको नैतिकता या नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता है। अगला, जैसे जब ईगो पर सुपर ईगो हावी होता है तो व्यक्ति नैतिकता के नाम पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नैतिकता के नाम पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है जब ईगो पर सुपर ईगो हावी होता है। यही आवश्यकता की कमी मानसिक विकार का रूप लेती है एवं व्यक्ति कुछ समायोजन का शिकार होता है। अब यहाँ पर लोग अपनी नैतिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं, फिर यहाँ पर जब कमी हो जाती है तो कुछ समायोजन का शिकार हो जाते हैं वो व्यक्ति। ठीक है, तो फ्रायड ने ईगो को समायोजन का आधार माना है। फ्रायड ने ईगो को समायोजन का आधार माना है, ईगो को इन्होंने समायोजन का आधार माना है। इद यानी सुखवादी सिद्धांत, ईगो वास्तविक सिद्धांत और सुपर ईगो आदर्शवादी सिद्धांत में रखा है फ्रायड ने। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के प्रकार, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार में बांटा है, हमने आपको डिटेल से समझाया है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।